हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 की तरफ से जो आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है उसी का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर का जो साइंस का ऑब्जेक्टिव है मैं आपको इस वीडियो में उसका ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। मैं एक एक करके हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर बने रहना, ठीक है ना दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि OMR सीट भरने से पहले आप इस मतलब प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर आपको नोट में लिखा होगा कि यहाँ पर लिखा होगा आपके हर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी मिलेगा आपका पेपर उसमें लिखा होगा। यहीं पर क्या लिखा होगा दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है आपके बोर्ड में। मतलब साइंस का जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो 48 आएगा, उसमें से केवल आपको 40 का ही मतलब टिक लगाना है, 40 का ही घोरा में मतलब कि जो आपका गोला होगा उसी में पेंट करना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना। कितने बच्चे होते हैं कि 48 में 48 पेंट कर देते हैं, वो समझते हैं कि 48 में पेंट करेंगे तो उसमें गलत तो जरूर होगा, लेकिन जो भी मतलब सही होगा वो तो आएगा ही नहीं। दोस्तों आप 48 रंगेंगे तब भी आपका 40 ही चेक होगा। अगर आप 50 भी रंगते हो 60 भी रंगते हो तभी आपका उतना ही चेक होगा, ठीक है, जितना मतलब लिमिट होगा। जैसे 60 में आप रंगते हो 60 में 60 तो 60 में 50 लिमिट होता है तो 50 ही चेक होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप 1 से लेकर मतलब 48 तक आप उसको पेंट कर दिए तो आपको 1 से लेकर 40 तक ही चेक होगा, उसमें जो भी सही होगा वही आपका आंसर मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप ध्यान से पढ़कर आप टिक लगाना, ठीक है। प्रत्येक के साथ 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के पास 4 विकल्प होंगे, ठीक है, ABCD करके, ठीक है। जिनमें से एक सही है, जिनमें से एक सही होगा, ठीक है, 4 विकल्प में एक सही होगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR सीट पर चिन्ह करें, ठीक है। यदि कोई परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों के उत्तर का ही मूल्यांकन होगा। दोस्तों मैं आपको अभी समझाया था वही को मतलब कि नोट में यहाँ पर लिखा गया। अगर कोई विद्यार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसे केवल उसका मूल्यांकन 40 तक ही होगा, ठीक है। ये आप बात को हमेशा के लिए गौर जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आप लोग समझ गए होगा, आप अपने समझदारी से अपने बोर्ड में टिक लगाना, ठीक है, और गोले को पेंट करना, ठीक है। तब तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये मत समझना कि मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में नहीं पूछता है। एक बार क्या हुआ था, बिहार बोर्ड ने जो बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड का है वो मॉडल पेपर जारी किया था, वही मॉडल पेपर आपके बोर्ड में भी पूछ दिया था। ये शायद हमको लगता है कि 2011 या फिर 9 का बात है, उस समय जारी किया था मॉडल पेपर, वही मॉडल पेपर आपके बोर्ड में पूछ दिया था हर सब्जेक्ट का, ठीक है। इसलिए आप इसको भी पढ़ना, ठीक है। ये पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जितना भी पढ़ोगे सबका इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा समय हो गया, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं कि कौन कौन से होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। और दोनों नियम आपके बोर्ड में भी पूछता है 2-2 नंबर का। ये मत समझना कि ये ऑब्जेक्टिव में ही केवल आएगा, नहीं दोस्तों। ये तो आपका प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है तो 2 नियम, ये तो आप टिक लगा देंगे। लेकिन आपको जब सब्जेक्टिव में पूछेगा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा, यानी कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं व्याख्या करें, तो आप प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम दूसरा नियम लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का भी पूछ सकता है, ठीक है, बल्कि पूछ दिया है, पूछ नहीं सकता है, पूछ दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण मतलब यह किरण, तो इसका आंसर क्या होगा, यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। किसके ओर, अभिलंब की ओर, यानी कि परपेंडिकुलर की ओर झुकेगी, ठीक है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके बोर्ड में पूछ चुका है दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड में पूछ चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को हमेशा के लिए याद करना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और अभिसारी लेंस पूछेगा तो वो हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभिसारी लेंस कह रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को
उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, मतलब उत्तल लेंस के किस सामने रखना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, यानी कि 2f पर, क्या किस पर दोस्तों, 2f पर रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का होता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों, ये आपको पहचानना है, ठीक है। ये आपको पहचानना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं तो बता दूंगा, तो आप क्या बताओगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखना और उसके बाद से अपने मन से इसका आंसर फटाफट बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न काफी प्रश्न है, ये भी प्रकाश के परिवर्तन के नियम से संबंधित है, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू कहते हैं। अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, म्यू या न्यू के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो जब आप प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम लिखेंगे, पहला नियम यानी कि पहला नियम आप लिखेंगे, तो वहाँ पर आएगा साइन आई बटे साइन आर। इसका मतलब का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर ही होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिजिक्स का साथ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात आता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाला बात आता है कि इसका आंसर आखिर में होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन होगा, क्या होगा, मात्रक विहीन, क्योंकि आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है, तो मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। आपके बोर्ड में ये भी पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, प्रश्न ऐसे आते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण या फिर प्रकाश के परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना दोस्तों, अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं 2 नंबर में, तो आप लोग ज़्यादा मतलब उसको मत लिखना, 3 या 4 लाइन में लिखना, क्योंकि वही काफ़ी होता है विज्ञान में, और सही सही लिखना, ठीक है। लिखना कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब शॉर्टकट में लिखना है तो एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, यही तरीका, क्योंकि जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल में जो हवा बहती है उसी के कारण हमको ये तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इसके बारे में व्याख्या करेंगे आगे चलकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि सभी पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उस और इनमें से सभी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है, वाट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट को किससे सूचित करते हैं, डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत शक्ति को पी से सूचित करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। अमीटर को प्रयोग में लाते हैं, किसको, अमीटर को, ठीक है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। और अगला भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आपके बोर्ड में हर बार पूछता है, ठीक है। देखिए, अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा है कि इस क्वेश्चन को हम याद करते हैं और नहीं पूछता है, तो आप क्वेश्चन बैंक आप तो खरीदे होंगे, आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लेना कि किस किस सन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपको यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन के फ्यूज तार के लिए
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्यूज तार के लिए प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उसका अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध अधिक होता है तभी तो मतलब तार फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो वह है पीतल। पीतल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कोबाल्ट, निकेल और लोहा ये सब चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए 14 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो ऑस्टेड ने की, बोर की, फैराडे या फिर एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टेड ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टेड ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किया। आपके बोर्ड में पूछा विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के बारे में वर्णन करें, आपके बोर्ड में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन जैवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा जैवमात्र ऊर्जा का स्रोत मतलब नहीं है, इनमें से कौन, तो यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा जैवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है 17 नंबर की सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 से अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस मतलब सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना दोस्तों आप लोग समझते होंगे कि इस PDF में बस 17 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको 17 क्वेश्चन दिया हूँ ताकि आप आसानी से इसे याद कर सके। आपको रोज वीडियो में 2 वीडियो दूंगा, आप मतलब कि रोज एक सेट दे दूंगा, इसलिए दोस्तों आपको लोग इस चैनल पर बने रहना। ठीक है, और हर सब्जेक्ट का मैं आपको दूंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर आया और मतलब कहाँ से आया। ठीक है, सभी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहना। और आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कर देना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगला वाला वीडियो में यहाँ से आगे बताऊंगा। ठीक है।